एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम लोग आज देखेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और न्यूक्लियस जो है ना बेटा, ये तीनों ही के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी चैप्टर के। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके आज इन तीनों को देखने वाले हैं। चलो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया? हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, चलो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसे सेल ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मीन्स इसके पास जो आउटर कवरिंग है बेटा, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो दो लेयर की है, डबल लेयर की है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोल रहे हैं। क्लियर है? अब सुनो बात, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था बेटा एक साइंटिस्ट कॉलिकर ने। किसने देखा था? कॉलिकर ने। कॉलिकर भाई साहब जो थे 1880 में, कब? 1880 में फर्स्ट टाइम इन्होंने बेटा ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने क्या देखा फर्स्ट टाइम? कि एक इंसेक्ट थी, उस इंसेक्ट के स्ट्रिप्ड मसल्स में, किसमें? स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, स्ट्रिप्ड मसल ऑफ इंसेक्ट। ठीक, इंसेक्ट की जो स्ट्रिप्ड मसल थी बेटा, उस स्ट्रिप्ड मसल के अंदर इन्होंने क्या देखा? उस मसल की सेल के जो साइटोप्लाज्म थे उसमें इन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे ग्रेन्युल्स प्रेजेंट है। कुछ छोटे छोटे से ग्रेन्युल्स प्रेजेंट है, बट इनको उस टाइम में ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये जो छोटे छोटे ग्रेन्युल्स हैं ये एक्चुअली में हैं क्या। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, अल्टमैन साहब, अल्टमैन। इन्होंने बताया कि ये एक्चुअली में जो ग्रेन्युल्स है ये एक्चुअली में एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है ये। ठीक, और इस सेल ऑर्गेनेल को अल्टमैन साहब ने नाम दिया था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट, ठीक है, बायोब्लास्ट बोला था। बाद में फिर बेंडा साहब आए, बेंडा। इन्होंने बोला कि इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या रखा उन्होंने? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब अगर आपसे पूछा जाए हु गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप क्या बोलोगे बेटा? बेंडा। आपसे एक क्वेश्चन बनता है इसमें, हु ऑब्जर्व द सेल फर्स्ट टाइम, तो आप क्या बोलोगे? कॉलिकर। कॉलिकर ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, बट उन्हें ये चीज समझ में नहीं आई थी कि ये क्या है। उन्हें लगा था कि ये ग्रेनुअल्स है। ठीक है, बाद में अल्टमैन साहब ने ये बताया था कि एक सेल ऑर्गेनेल है। तो इस वजह से बेटा जो डिस्कवरी की क्रेडिट जाती है वो किसको जाएगी? डिस्कवरी की क्रेडिट जाएगी अल्टमैन साहब को। किसको जाएगी? अल्टमैन साहब को। ठीक, अल्टमैन साहब का साथ देने वाले एक और थे बेटा, फ्लेमिंग। कौन थे? फ्लेमिंग। तो जो डिस्कवरी की आपकी क्रेडिट जाती है बेटा वो जाती है अल्टमैन और फ्लेमिंग को। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे बेटा इसके नंबर की, तो जो इसके नंबर होती है बेटा वो जनरली 1000 से 1600 पर सेल होती है। 1600 पर सेल होती है। अब ये डिपेंड करेगा उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। देखो क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप सब जानते हो, लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एनर्जी बनाना। ठीक, अब जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी बेटा, उस सेल को उतनी ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो उतनी ज़्यादा अगर एनर्जी की नीड पड़ रही होगी तो उस सेल के अंदर आपको उतने ही ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को
मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिस सेल में जितना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, उस सेल के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से उस सेल में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर किस पे डिपेंड करेंगे, सेल्स के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। ठीक, अब इसी वजह से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी है जिसमें ये कुछ सेल्स ऐसे भी है बेटा जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वन। किस में होते हैं, वो होती है बेटा आपके क्लोरेला फ्यूकोसा, क्लोरेला फ्यूकोसा। क्लोरेला फ्यूकोसा क्या है बेटा, एक फंगस है। क्या है ये, फंगस है, जिसको आप डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो। ठीक, इसके अलावा आप बात करोगे एक और होते हैं जिसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है बेटा, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें, अमीबा चौस में, अमीबा चौस चौस। ठीक, अमीबा चौस के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। अब सुनो बात, आपके सेल के अंदर जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ बेटा आप कॉन्ड्रियोम बोलोगे। क्या बोलोगे, एक साथ कॉन्ड्रियोम, कॉन्ड्रियोम। सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ आप क्या बोलोगे, कॉन्ड्रियोम बोलोगे। ठीक है, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, हर सेल में जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं बेटा, उन सबको एक साथ आप क्या बोलोगे बेटा, कॉन्ड्रियोम बोलोगे। अब आप बात करोगे जो एनिमल सेल होते हैं बेटा, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, प्लांट सेल के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली बात है, एनिमल सेल्स को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की नीड होती है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक, आगे बढ़े। अब सुनो बात, माइटोकॉन्ड्रिया को आप और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हो। कौन है वो नेम, जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो बेटा पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमें एनर्जी बनते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब सुनो बात, दूसरी बात आप करोगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल विद इन सेल बोलते हो। क्या बोलते हो, सेल विद इन सेल। सेल के अंदर इसको हम सेल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा वो काम करती है बेटा जो एक कंप्लीट सेल काम करती है। ठीक है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, सेल विद इन सेल बोलते हो। ठीक, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितना काम ये कर लेती है बेटा, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, सेल विद इन सेल बोलते हो। क्लियर है। इसके अलावा आप इसको स्टोरेज बैटरी बोलते हो, स्टोरेज बैटरी। क्यों बोल रहे स्टोरेज बैटरी, बैटरी में क्या होता है भाई, एनर्जी स्टोर रहती है। वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्टोरेज बैटरी बोल रहे हैं। ठीक, मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनेल होती है ये। इसके अलावा इसको आप बोलते हो बेटा क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों बोल रहे हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल आप क्यों बोलते हो, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है ना बेटा, इसके अंदर, इसमें आप ध्यान दो, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन बनाने के सारे मटेरियल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन बनाने के सारे मटेरियल्स प्रेजेंट है। जैसे कि आपको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होती है। आपको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी होती है। आपको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपके आरएनए भी प्रेजेंट है। ठीक, आपको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ और एंजाइम्स चाहिए। वो सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, सारे के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोल रहे हो बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोल रहे हो। ठीक, समझ में आई बात? बोलिए हाँ या ना? चलो सुनो बात। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे बेटा, इसकी थोड़ी सी हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े से हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा हम लोग स्ट्रक्चर को की बात हम लोग करते हैं। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर? तो देखो थोड़ा सा इस पे देखना, मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इसकी इनर मेम्ब्रेन की हम लोग बात करेंगे। ये इसकी क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन है। ये इसकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, अब इनर मेम्ब्रेन को आप देखो ध्यान से, इसको देखना है हमें, इनर मेम्ब्रेन को ध्यान से देखना है। ठीक, सबसे पहले हम बात करें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आई? अब सुनो बात, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिलेगी। इस स्पेस को आप बोलते हो बेटा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हो? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, अब आप इनर मेम्ब्रेन को ध्यान से देखो बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ थोड़ी सी फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है? अंदर की तरफ थोड़ी सी फोल्डेड है। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक फोल्डिंग जो है अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रखी है बेटा, इस फिंगर लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर को आप बोलते हो बेटा क्रिस्टी। क्या बोलते हो इसको? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसको? बोलिए क्रिस्टी। क्रिस्टी। ठीक, क्लियर है? अब सुनो बात, ये जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डीएनए होते हैं बेटा, ये कैसे हैं? सर्कुलर डीएनए है। कैसे हैं? सर्कुलर डीएनए है। और सर्कुलर डीएनए होने के साथ साथ ये डबल स्ट्रैंडेड भी है। मतलब इसके पास कौन सी डीएनए होती है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। ठीक, इसके अलावा बात करोगे आप और क्या होता है? इसके अलावा आप अगर देखोगे बेटा इसमें, तो आपको दिखेंगे राइबोसोम्स। क्या दिखेंगे? राइबोसोम्स। इसके पास बेटा खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स है। ये लो, ये इसके खुद के क्या है बेटा? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अब सुनना बात ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो। आप बात करोगे बेटा इसके मेम्ब्रेन की। किसकी बात करोगे? मेम्ब्रेन की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसके आउटर मेम्ब्रेन में जो, सुनना बात ध्यान से, इसके आउटर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा?
आउटर और इनर मेम्ब्रेन। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ बेटा है ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की अगर आप कंपैरिजन करोगे बेटा तो आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, इधर भी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। किसके कंपैरिजन में? इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। क्लियर बात? वहीं आप बात करोगे बेटा अगर प्रोटीन्स की, किसकी? प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा होते हैं फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में। क्लियर है? समझ में आई बात? बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड। सुनो, इन दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने खुद के क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं बेटा जो इसके माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो, किसको रिमूव कर दो? आउटर मेम्ब्रेन को। आउटर मेम्ब्रेन को अगर मैंने आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, ठीक, जब आप आउटर मेम्ब्रेन को बेटा रिमूव कर दोगे, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन को आप निकाल के फेंक दो, हटा दो, रिमूव कर दो। ठीक, जैसे ही आपने रिमूव किया बेटा तो अब आप इसको नाम देते हो माइटोप्लास्ट। क्या नाम देते हो? माइटोप्लास्ट। बिना आउटर मेम्ब्रेन वाली माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगी बेटा? माइटोप्लास्ट। ठीक है? क्लियर है? समझ में आई बात? अब सुनो बात। अब हम बात करें थोड़ी सी बेटा किसकी? क्रिस्टी की। किसकी बात करें? क्रिस्टी की। क्रिस्टी देखो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स है जिसको आप क्या बोल रहे हो? क्रिस्टी बोल रहे हो। ठीक, अब सुनो, इस फोल्डिंग को अगर आप देखोगे बेटा तो इस फोल्डिंग में आपको छोटे छोटे से पिन हेड के जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये छोटे छोटे से पिन लाइक स्ट्रक्चर सारे क्रिस्टी में आपको नजर आएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्रिस्टी में आपको ये छोटे छोटे से पिन के जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। समझने के लिए हमने एक में बनाई है। ठीक, इस पिन लाइक स्ट्रक्चर को जो छोटे छोटे से हैं क्रिस्टी में प्रेजेंट है, इस पिन लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो बेटा ऑक्सीजोम्स या F1 F0 पार्टिकल। क्या बोलते हो इसको? F1 F0 पार्टिकल। F1 F0 पार्टिकल। ठीक, क्लियर है? थोड़ी सी हम बात करेंगे बेटा F1 F0 पार्टिकल की। क्लियर है? देखो F1 F0 पार्टिकल को अगर आप निकालो और देखो तो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी, ये F1 F0 पार्टिकल। ये लो, ये आपके F1 F0 पार्टिकल है, कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसके ऊपर वाली जो फेस है ना, ये वाली जो फेस है ना बेटा, इसको आप बोलते हो F1। क्या बोलते हो इसको? F1। और जो नीचे वाली पोर्शन है इस पोर्शन को आप बोलते हो बेटा F2। क्या बोलते हो इसको? F2। F1 जो है इसकी बेटा हेड है। क्या है इसकी? हेड है। और जो F2 है इसकी क्या है बेटा? टेल है। इसकी क्या है? टेल है। क्लियर है? F2 इसकी क्या है? टेल है। इसको आप और भी कई सारे नेम से जानते हो बेटा, इसको आप बोलते हो एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलते हो? एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल। इसको आप बोलते हो बेटा ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हो? ऑक्सीजोम्स। ठीक, अब ये F क्या है? F क्या है? F का मतलब होता है बेटा, F जो है एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी और इसकी स्टडी करी थी, मतलब इसके बारे में बताया था, डीपली डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उनका नाम था फर्नांडेज मोरेन। क्या नाम था उनका? फर्नांडेज मोरेन। फर्नांडेज मोरेन। अब इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसलिए इन्हीं के नाम पे क्या आ गया बेटा? F आ गया। क्लियर है?
समझ में आई बात। इसके आप नंबर की बात करोगे, इसके आप नंबर की अगर बात करोगे तो आपको इसकी नंबर देखने को मिलेंगे बेटा 10⁴ से 10⁻6। कितने होते हैं F1 F0 पार्टिकल? 10⁴ से 10⁶ F1 F0 पार्टिकल होते हैं। क्लियर है? ठीक, समझ में आई बात, बोलिए हाँ या ना। अब सुनो बात, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। जो हेड है ना इसकी, जो इसकी हेड है ना, जिसको आप F1 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, F1 बोल रहे हो, जिसके हेड है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको बोल रहे हो? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताओ, किसको बोल रहे हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप बोलते हो बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की जब फॉर्मेशन होती है बेटा, आप सुनना बात ध्यान से, एटीपी जब बनता है तो वहाँ होते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होते हैं वहाँ? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से निकलती है एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। आपने अगर रेस्पिरेशन पढ़ा हो बेटा तो आपको पता होगा क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, और उस ऑक्सीडेशन से निकलती है एनर्जी, और उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में बेटा? एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है बात? तो एटीपी की जब आप फॉर्मेशन करवा रहे हो ऑक्सीडेशन होने वाली एनर्जी से, तो फिर आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसीलिए तो इसका नाम भी क्या है बेटा? ऑक्सीजोम्स है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए हाँ या ना। ठीक, अब सुनो बात, इसके अलावा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके इनर मेम्ब्रेन में आपको कुछ साइटोक्रोम कैरियर्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? साइटोक्रोम कैरियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा? इनर मेम्ब्रेन में। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, क्लियर बात। तो स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट बेटा बताइए जल्दी, स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? सुनिए थोड़ा सा और सुन लीजिए, यहाँ पे सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास बेटा अभी हमने जस्ट बात करी, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होती है, इसके मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, बोलिए हाँ या ना। इसके अलावा इसके पास कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट है। कौन से एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। अब एक और खास बात आपको पता है क्या? एक और खास बात बताऊं इसके बारे में। देखो, इसके बारे में एक और खास बात आपको बताता हूँ। ठीक है, मैमल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, किसकी? मैमल्स की। मैमल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना बेटा, उसके पास 55S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाकी जितने भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हैं बेटा, इन सारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको राइबोसोम देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 70S। कौन सी राइबोसोम मिलेगी? 70S राइबोसोम मिलेगी। ठीक, क्लियर है? आप बात करोगे बेटा इसके फंक्शन की, इसकी आप बात करोगे बेटा फंक्शन की, किसकी? फंक्शन की। इसकी अगर आप फंक्शन की बात करोगे बेटा तो इसके एक फंक्शन क्या है, जल्दी बताओ इसका फंक्शन? एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। दूसरी फंक्शन
ये बेटा इन्वॉल्व होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। भाई सिंपल सी बात है, कुछ कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया भी ट्रांसफ़र करती है, लेके जाती है अपने साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास भी तो डीएनए है बेटा, है नहीं? ये भी तो प्रोटीन बनाएगी, है या ना? तो कुछ कैरेक्टर्स ये भी अपने साथ लेके जाती है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? इसके अलावा ये वाइटेलोजेनेसिस में भी हेल्प करती है oocytes में। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो oocytes की माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसी को आप बोलते हो यॉर्क न्यूक्लियाई। ठीक, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करें बेटा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड भी कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, क्लियर है? प्लास्टिड्स भी आपकी कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये आपको लगभग सारे प्लांट्स में, लगभग मोस्टली सारे प्लांट्स में और यूग्लेनॉइड में देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी? सारे प्लांट्स और यूग्लेनॉइड्स में आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? इसको आप इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, अब प्लास्टिड्स में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेसिफिक पिगमेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर देते हैं। ठीक, अब इसी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, किसके? पिगमेंट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे आप क्या करते हो? प्लास्टिड को दो पार्ट में बेटा डिवाइड करते हो। कितने टाइप्स में? ये प्लास्टिड को 3 टाइप्स में आप डिवाइड करते हो। किसके बेसिस पे बेटा? पिगमेंट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे 3 टाइप्स की। 3 टाइप्स। कौन है वो 3 टाइप्स? कौन है वो 3 टाइप? फर्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक, अब सुनो बात, क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट एक बेटा फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होती है। क्या होती है? फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट। क्लियर है? फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट है ये। कैसी पिगमेंट है? फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होती है। कौन से? क्रोमोप्लास्ट में। जैसे कि आपने देखा होगा, अपने नाम भी बहुत सुना होगा बेटा इसका, कैरोटीन। क्या? कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है इसमें। इसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है बेटा, अगर आप बात करोगे ये कलर को, ये प्लांट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को, जैसे कि येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये सारे कलर्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप बात करोगे इसकी बेटा, क्रोमोप्लास्ट की, तो ये जो मेनली आपको देखने को मिलते हैं बेटा, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट्स के पेरिकार्प में। कहाँ देखने को मिलते हैं? अकर्स इन कहाँ देखने को मिलेंगे? पेरिकार्प और पेटल्स में। कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा? पेरिकार्प और पेटल्स में देखने को मिलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, सुनो बात, आपने वो देखा है लाल मिर्च, रेड चिली, लाल मिर्च, इसके अलावा लाल टमाटर, रेड टोमेटो, इन सब की कलर जो रेड है बेटा, क्यों है?
इन सब की कलर रेड होती है बेटा एक पिगमेंट के वजह से, जो कि रेड कलर देने वाली पिगमेंट होती है, रेड पिगमेंट होती है, जिसको आप बोलते हो बेटा लाइकोपीन। क्या बोलते हो? लाइकोपीन। तो रेड चिली की रेड कलर और रेड टोमेटो की रेड कलर, ठीक है, वो किसके वजह से होती है? क्रोमोप्लास्ट के लाइकोपीन के वजह से। किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट के लाइकोपीन के वजह से। लाइकोपीन एक रेड पिगमेंट है। क्लियर है? अब सुनना बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्रोमोप्लास्ट आपके पेटल्स में देखने को मिलती है, लेकिन जो पेटल्स की कलर होती है बेटा वो मेनली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की वजह से आती है। सुन लेना, ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है। मैंने बोला क्रोमोप्लास्ट पेटल्स में होती है, बट जो पेटल्स की कलर होती है ना वो मेनली क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं आती, वो मेनली किसके वजह से आती है? कलर ऑफ पेटल्स मेनली किसकी वजह से आती है बेटा? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की वजह से। ठीक है, कौन है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट सुना है नाम? एंथोसाइनिन। कौन बेटा? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। ठीक, इसके अलावा एंथोकॉलर। एंथोसाइनिन और एंथोकलर। क्लियर बात? एंथोसाइनिन की आप बात करोगे बेटा, ये पेटल्स को ब्लू कलर प्रोवाइड करती है, वायलेट कलर प्रोवाइड करती है, रेड कलर प्रोवाइड करती है। वहीं आप एंथोकलर की बात करोगे, ये येलो कलर प्रोवाइड करती है, येलो पिगमेंट होती है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ठीक, सुनो, क्लियर है। तो सेकंड आप बात करोगे बेटा सेकंड टाइप की। किसकी बात करोगे? सेकंड टाइप की। आप अगर सेकंड टाइप की बात करोगे बेटा, तो जो सेकंड टाइप होते हैं वो कौन है? सेकंड टाइप है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। सुनो बात, ल्यूकोप्लास्ट की आप बात करोगे बेटा, ये कलरलेस प्लास्टिड होती है। कैसी होती है? कलरलेस। कलरलेस मतलब इसके पास कोई भी कलर नहीं है बेटा। ठीक है, अब कलरलेस है तो कलर तो ये प्रोवाइड करेगी नहीं, कोई पिगमेंट है नहीं तो कलर प्रोवाइड नहीं करेगी। फिर ये काम क्या करती है? काम करती है बेटा ये स्टोरेज का। किस चीज़ का काम करती है? स्टोरेज का काम करती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? स्टोरेज। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है। अब इसी स्टोरेज के बेसिस पे कौन सी ल्यूकोप्लास्ट कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर करती है, इसके बेसिस पे हमने क्या किया है? ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। ठीक, अब बात करोगे अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट बेटा स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट को। किसको स्टोर करती है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है। ठीक, एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो में सबसे ज़्यादा अमाइलोप्लास्ट होते हैं। दूसरी इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। अब बात करोगे बेटा इलायोप्लास्ट की। इलायोप्लास्ट स्टोर करती है बेटा ऑयल्स एंड फैट्स को। ऑयल्स और फैट्स को। थर्ड होती है बेटा, थर्ड होती है एलियोरोप्लास्ट। एलियोरोप्लास्ट। एलियोरोप्लास्ट क्या काम करती है भैया? एलियोरोप्लास्ट भी स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? बचा कौन? प्रोटीन। प्रोटीन को क्या करेगी? स्टोर करेगी। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़े। ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नॉन ग्रीन पार्ट में प्लांट के, और अंडरग्राउंड पार्ट जो होती है ना बेटा उस सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं मेनली। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े, सुनिए। नेक्स्ट आप बात करोगे बेटा क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात करोगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सुनो बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की। आप बात करोगे बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अब बात करोगे बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर आप बात करोगे, ज़्यादातर ये आपको ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। और मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे? ग्रीन प्लांट्स में भी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? मेसोफिल सेल्स में, लीव्स के। मेसोफिल सेल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स।
सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, मोस्टली, मैक्सिमम बोल सकते हो आप, ठीक, क्लियर है। अब किसी किसी के अंदर बहुत कम भी होती है, एक क्लोरोप्लास्ट होती है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, ठीक, क्या है, ग्रीन अलगी है। इसके अलावा 20 से 40, 20 से 40, इसके अलावा 20 to 40 किस में देखने को मिलेगी, किस में देखने को मिलेगी बोलिए, मेसोफिल में। मेसोफिल सेल के अंदर, हर सेल के अंदर आपको कम से कम 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है, ठीक। हम थोड़ी सी बेटा बात करेंगे अब इसके स्ट्रक्चर पे, किस पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, ठीक है। सुनो, ये पेज पे आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसके स्ट्रक्चर के लिए। अब बात करेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर की। ठीक, ये लो, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ना, बिल्कुल है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ये लो, ये इसकी क्या है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब सुनो भाई, इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो जगह है बेटा, इस जगह को आप बोलते हो स्ट्रोमा, क्या बोलते हो इस जगह को, स्ट्रोमा। मतलब मैं यूं बोलूं कि क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको कुछ क्वाइंस के जैसे अरेंज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे इसके अंदर, इस तरीके से, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से क्वाइंस में जैसे अरेंज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये लो, ये देख रहे हो, आपने कभी देखा है क्वाइंस को हम लोग कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हुई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इस बंडल को आप बोलोगे बेटा क्या, इस बंडल को आप क्या बोलोगे, इस बंडल को आप बोलोगे ग्रैनम, क्या बोलोगे, ग्रैनम, ठीक। और पूरी बंडल को एक साथ क्या बोलोगे, ऐसे तो मैंने समझने के लिए एक बनाया है, जैसे बहुत सारे बंडल्स होते हैं, तो सारी बंडल्स को एक साथ आप बोलोगे ग्रैना, और एक सिंगल बंडल को आप क्या बोलोगे बेटा, ग्रैनम, क्लियर है, ठीक। अब सुनो बात ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ देखो दो ग्रैनम के बीच में एक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, जो इन दोनों ग्रैनम को क्या कर रही है, कंट्रोल, ये कनेक्ट कर रही है, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, जो इन दोनों ग्रैनम को क्या करती है, कनेक्ट करती है बेटा, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो स्ट्रोमा थैलाकोइड, क्या बोलते हो, स्ट्रोमा थैलाकोइड, स्ट्रोमा थैलाकोइड, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रोमा थैलाकोइड बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। इसी को आप एक और नाम भी देते हो, फ्रेस्ट चैनल। अब सुनो बात ध्यान से, ये ग्रैनम में आपको बहुत सारे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉइन्स के जैसे दिख रहे हैं ना। इस एक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, सिंगल स्ट्रक्चर की, तो सिंगल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, बोलो, इस सिंगल स्ट्रक्चर को बेटा आप बोलोगे थैलाकोइड, क्या बोलोगे सिंगल स्ट्रक्चर को, थैलाकोइड, थैलाकोइड, ठीक, थैलाकोइड बोला। अब सुनो बात ध्यान से, इसके पास इसके अलावा क्या प्रेजेंट होती है, इसके पास इसके अलावा बेटा इसकी खुद की डीएनए प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, इसके खुद की डीएनए प्रेजेंट होती है, ठीक। ये डीएनए कैसी डीएनए है,
सर्कुलर डीएनए है। कैसी डीएनए है? सर्कुलर डीएनए होती है। इसके अलावा सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड भी होती है। कैसी होती है? सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। ये लो, ये इसकी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है इसके पास। डीएनए कैसी है? सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? इसके अलावा बेटा इसके पास खुद की राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। ये लो, ये इसकी क्या है बेटा? खुद की राइबोसोम्स है। ठीक, राइबोसोम्स। कौन सी राइबोसोम? आप बोलोगे 70S राइबोसोम। कौन सी राइबोसोम? 70S राइबोसोम। इसके अलावा क्या होती है? इसके अलावा बेटा इसके पास स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है? स्पेशल एंजाइम। ये लो, स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है। ये जो स्पेशल एंजाइम आप देख रहे हो ना बेटा, इस स्पेशल एंजाइम को आप नाम देते हो रुबिस्को। क्या नाम देते हो इसको? रुबिस्को। क्या नाम देते हो इस स्पेशल एंजाइम को? आप रुबिस्को नाम देते हो। इसके अलावा इसके पास कुछ फैट्स के ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते, छोटे छोटे से आपको फैट ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे से फैट ड्रॉपलेट्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ये लो, ये छोटे छोटे से फैट ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, इस फैट ड्रॉपलेट्स को आप बोलते हो बेटा प्लास्टो ग्लोब्यूलाई। प्लास्टो ग्लोब्यूलाई, छोटे छोटे से फैट ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे, जिसको प्लास्टो ग्लोब्यूलाई बोल रहे हो। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। अब सुनिए बात, ये इस रुबिस्को को आप देखो ध्यान से। ये जो रुबिस्को एंजाइम है, इसका काम क्या है भाई? इसका काम क्या है बताइए? रुबिस्को एंजाइम हेल्प करती है बेटा, इन्वॉल्व है किसमें? कैल्विन साइकिल में। किसमें? इन्वॉल्व इन कैल्विन साइकिल। सुना होगा आपने नाम, कैल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस सुना है? फोटोसिंथेसिस में आपने सुना है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, तो ये जो डार्क रिएक्शन है बेटा, इस डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है कौन? रुबिस्को एंजाइम। बेसिकली करती क्या है, इसको मैं आपको फोटोसिंथेसिस में आप इसको पढ़ते हो, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्या करती है बेटा। ये बेसिकली जो रुबिस्को है ना बेटा, ये आरयूबीपी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के और ब्रेक करवाती है, ताकि ये 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो सके। आरयूबीपी जो है आपकी बेटा, जो लाइट रिएक्शन में बनती है, ये आरयूबीपी 5 कार्बन कंपाउंड होती है, और रुबिस्को की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये 2 अलग अलग 3 कार्बन कंपाउंड बनाती है, जिसको आप फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हो। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होती है ये पूरे अर्थ की, पूरे अर्थ की सबसे अबंडेंट एंजाइम है बेटा। और साथ ही साथ ये जो रुबिस्को है बेटा एंजाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम भी होती है कैल्विन साइकिल की। बिना इसके कैल्विन साइकिल नहीं हो सकता। ठीक है? और सुनो, इतना ही नहीं, पूरे क्लोरोप्लास्ट में जितनी प्रोटीन बनती है बेटा, उस प्रोटीन में 16% प्रोटीन आपकी रुबिस्को बनाती है। कौन बनाती है? रुबिस्को अकेली बनाती है। कितनी? 16% प्रोटीन्स कौन बनाती है? रुबिस्को बनाती है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ठीक, आगे बढ़े। अब सुनो बात ध्यान से। इसके पास क्लोरोप्लास्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट के पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। क्लियर है? ठीक, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके बाद इसके पास है बेटा इसकी खुद की राइबोसोम। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, खुद की राइबोसोम्स है। इसके अलावा इसके पास कुछ एंजाइम्स भी है। क्या ये खुद की प्रोटीन बना सकती है? बिल्कुल बना सकते हैं। तो याद करो, अभी माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ा, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? है या ना? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोल सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसके पास खुद की डीएनए प्रेजेंट है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, आरएनए है, एंजाइम्स है, सब चीज़ है उसके पास, जो कि प्रोटीन बनाने में काम
आती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोल रहे हैं। ठीक, अब सुनो बात, अब हम बात करेंगे बेटा थैलाकॉइड की। इसके एक थैलाकॉइड को मैंने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मैंने इसको देखा। जब आप इसको देखोगे बेटा तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये कौन, थैलाकॉइड, ये कौन, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड को जब आप देखोगे बेटा तो थैलाकॉइड पे आपको, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, किस पे, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को अगर आप देखोगे तो इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे आपको छोटे छोटे से डिफरेंट पिगमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, छोटे छोटे से डिफरेंट पिगमेंट्स मिलेंगे। ठीक, ये जो छोटे छोटे से डिफरेंट वेरियस अलग अलग पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे पिगमेंट्स या मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इन मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स को आप क्या बोलोगे बेटा, इनको क्वांटाजोम्स। क्या बोलोगे इनको, क्वांटाजोम्स, क्वांटासोम्स। ठीक, होती कितनी है, आप बोलोगे बेटा 250 से 400। कितने क्वांटासोम्स, 250 से 400। होती कहाँ है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। अब एक बात बताना, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। वेरी गुड। एंजाइम्स की आप बात करोगे, रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। क्लियर है। आप इसके बात करोगे बेटा फंक्शन की, किसकी बात करोगे, फंक्शन की। आप बात करोगे बेटा फंक्शन, इसकी फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फोटोसिंथेसिस, इसीलिए तो इसको किचन हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। दूसरा फंक्शन, फोटोसिंथेसिस कर रही है मतलब बैलेंस कर रही है, किसको बैलेंस कर रही है, O2 और CO2 लेवल को। क्लियर है। इतना ही नहीं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्टिसिपेट करती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक, क्लियर बात। पूरे अर्थ को हरा भरा बना रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी तो ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं, हरा भरा बना रही है। इसके अलावा स्टोरेज का भी काम करती है बेटा। ये किस चीज़ को स्टोर करेगी, ये वाइटामिन को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है बेटा, वाइटामिन, जैसे कि वाइटामिन के, वाइटामिन ई स्टोर करती है। इसके अलावा रुबिस्को को स्टोर करती है, इसके अलावा आयरन को स्टोर करती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखती है। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग किस पे, न्यूक्लियस पे। किस पे बढ़ेंगे, न्यूक्लियस पे। चलो न्यूक्लियस की हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियस, हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, आप बात करोगे बेटा न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, डिस्क्राइब किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया, 1831 में। कब किया, 1831 में। ठीक, क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। फिर बाद में फ्लेमिंग ने इस पर स्टडी करी। ठीक है, इसके जो मटेरियल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर के, उसको स्टेन किया गया बेसिक डाई एसिटोकार्माइन से। किसने करी थी, फ्लेमिंग ने स्टेन करा था। इसके अंदर जो मटेरियल्स थे ना, उसको स्टेन करा था फ्लेमिंग ने, और फ्लेमिंग ने स्टेन करके इसके अंदर के मटेरियल को क्रोमेटिन नाम दिया था। क्लियर है। न्यूक्लियस कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। क्लियर है बात, इसीलिए तो न्यूक्लियस को हम लोग डायरेक्टर ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। चलिए सुनिए, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉस बर्गर। कौन थे, स्ट्रॉस बर्गर, स्ट्रॉस बर्गर, इसको सॉस बर्गर भी आप बोल सकते हैं। स्ट्रॉस
बर्गर। इन्होंने बोला था कि जिस तरह से सेल बेटा डिवाइड करते हैं और नए सेल आते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस भी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से अराइज होती है। ठीक, न्यूक्लियस अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। ठीक, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से नई न्यूक्लियस आती है। ठीक, जब आप स्टडी करते हो न्यूक्लियस की तो उसको आप बोलते हो बेटा कैरियोलॉजी। क्या बोलते हो? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोल रहे हो? कैरियोलॉजी बोल रहे हो। लगभग सारे सेल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगी। कुछ ही सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलती है, एब्सेंट। किसमें नहीं मिलती है देखने को भैया? नहीं मिलेगी आपको मैच्योर आरबीसी में। किसमें? मैच्योर आरबीसी में। इसके अलावा कहाँ देखने को नहीं मिलेगी बताइए? कहाँ देखने को नहीं मिलेगी? सीव ट्यूब्स, याद आया? प्लांट टिश्यू, सीव ट्यूब्स, इनमें भी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कैमल की मैच्योर आरबीसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियस। इसके अलावा लामा में भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगी। थोड़ी सी हम बात करेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर सुनो, इसके स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें बेटा तो देखो, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? देखो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड में बना रहा हूं। ये लो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब सुनना बात ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक, बीच की स्पेस को आप बोलोगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, दोनों के बीच की स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। अब सुनो बात ध्यान से। यहाँ देखो, आपको मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी सी आपको बेटा छोटी छोटी सी यहाँ पे पोर्स नजर आएंगी। आ रही है पोर्स नजर? ठीक, इस पोर्स को सुनना बात ध्यान से, इस पोर को आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हो इसको? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, न्यूक्लियर पोर। अब सुनो बात, ये जो न्यूक्लियर पोर है बेटा ट्रांसपोर्टेशन करवाती है मटेरियल्स का न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे पोर्स को गार्ड करने के लिए एक ऑक्टागोनल डिस्क्वाइडल प्रोटीन की स्ट्रक्चर लगी है, जो कि इस पोर को कंट्रोल करती है। ये देख रेख करती है कि कौन सा मटेरियल बाहर जा रहा है, कौन सा मटेरियल अंदर आ रहा है। ठीक है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक, क्लियर है? कौन सी स्ट्रक्चर है? किसकी बनी है? प्रोटीन की, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। किसकी है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो एनालस। क्या नाम देते हो? एनालस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या आप नाम दे रहे हो बेटा? एनालस। मतलब पोर्स तो है, लेकिन पोर्स पे कुछ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन्स लगी हुई है, जो कि इस पोर को क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है, गार्ड करती है, आप एक तरह से बोल सकते हो, देखरेख करती है। ठीक, इसको आप बोल रहे हो एनालस। अब न्यूक्लियर पोर प्लस एनालस, इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ आप बोलोगे बेटा क्या? पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये क्या करती है?
गार्ड करती है। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। ठीक, क्लियर है बात। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आएगा बेटा या जाएगा तो वो इसी पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होके जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, मेन चैनल है। क्लियर, मेन चैनल है ये। कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा या जाएगा तो वो इसी पोर्स के थ्रू आएगा या जाएगा। पूरी न्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक को ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। क्लियर, अब सुनो बात। ठीक, अब सुनो बात। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को आप बहुत सारे नेम से जानते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर की जो सब्सटेंस है बेटा, इसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसको आप बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे बेटा, क्रोमेटीन। क्या बोलोगे, क्रोमेटीन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। और इसी में आपको एक स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियोलस। ये क्या आपकी क्रोमेटीन, और ये देखो स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। चलो सुनो, आप बात करोगे बेटा क्रोमेटीन की। किसकी बात करोगे, क्रोमेटीन की। ठीक, आप क्रोमेटीन की बात करोगे बेटा तो देखो क्रोमेटीन जो टर्म है ये किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने ये वर्ड क्रोमेटीन दी थी, टर्म क्रोमेटीन। ठीक, ये क्रोमेटीन को अगर आप देखोगे बेटा तो मेनली ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है बेटा डीएनए और प्रोटीन्स की। ठीक, उसमें भी जो प्रोटीन्स आपके होते हैं बेटा, ये फर्दर 2 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी बेटा हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी मिलेगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डिफरेंस क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो है बेटा बेसिक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है बेटा एसिडिक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन है। ठीक, क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि अब सुनना बात ध्यान से। हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी होती है बेटा, इस हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन पे जो चार्ज होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज होती है। कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। इस हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। आपकी जो डीएनए है बेटा, इसको अगर आप देखोगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज होती है। इस वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है ना बेटा, हिस्टोन प्रोटीन के आसपास आके डीएनए पूरी की पूरी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, क्वाइल्ड हो जाती है। और क्वाइल्ड होके हिस्टोन डीएनए कॉम्प्लेक्स बना देती है और इसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियोसोम बोलते हो। क्या बोलते हो, न्यूक्लियोसोम बोलते हो। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। डीएनए बाइंड विद हिस्टोन, जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, न्यूक्लियोसोम। क्लियर है, समझ में आई बात, बोलिए हाँ या ना। जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसको आप पढ़ते हो आगे क्लास 12 के अंदर। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक बोलिए हाँ या ना। आप इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करोगे, ठीक, क्रोमेटिन की केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे, इसके अंदर जो डीएनए होते हैं बेटा ये 31% होते हैं। कितने डीएनए होते हैं, 31%। आरएनए की आप बात करोगे बेटा, आप आरएनए की इसकी बात करोगे तो आरएनए 2 से 5% देखने को मिलती है, बहुत कम है, ना के बराबर है। हिस्टोन की बात करोगे, हिस्टोन की बात करोगे 36%। ठीक, क्लियर है। नॉन हिस्टोन की बात करोगे, नॉन हिस्टोन की बात करोगे 28%। क्लियर,
बोलिए हाँ या ना। ठीक, सुनो। इसके अलावा बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक, आप देखोगे बेटा न्यूक्लियोलस को अगर, तो न्यूक्लियोलस कैसी होती है? स्फेरिकल है। कैसी है? स्फेरिकल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेनलेस है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लियर? मतलब मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। ठीक, न्यूक्लियोलस का काम क्या है बेटा? यहीं पे तो आरएनए सिंथेसिस होती है। क्या होती है? आरएनए सिंथेसिस। कौन सी आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहीं पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए, याद करो बेटा, कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स के साथ। याद है? क्या राइबोसोम्स को आप ऐसे ही बोल सकते हो ना बेटा? राइबोसोम्स जो आपके बनते हैं उसमें राइबोसोमल आरएनए ही तो प्रेजेंट होते हैं। आरएनए होते हैं, नहीं होते? इसीलिए इसको आप बोलते हो बेटा राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलते हो? राइबोसोम फैक्ट्री। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब सुनो बात, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन के एक स्पेसिफिक साइट पे जुड़ी होती है, टच होती है। देखो ये जैसे आपकी क्रोमेटिन है ना, किसी एक स्पेसिफिक साइट पे यहाँ पे क्या हो जाती है? उसको टच करती है। ठीक है, अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। तो ये जो आपकी स्पेसिफिक साइट है ना बेटा, इस स्पेसिफिक साइट को आप बोलते हैं नॉर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। क्लियर यहाँ तक? सुनो बात, न्यूक्लियस के आप फंक्शन की बात करोगे बेटा, न्यूक्लियस के आप फंक्शन की बात करोगे, काम क्या? इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं इसके पास बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। दूसरा, ट्रांसफर करती है जेनेटिक मटेरियल को। ट्रांसमिशन, किस चीज़ का ट्रांसमिशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन। इसके बाद क्या काम करती है बेटा? जल्दी बताइए। सेल डिवीजन में हेल्प। सेल डिवीजन में भी तो इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तभी तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। दूसरी क्या? सेल डिवीजन। तीसरा, पूरी मेटाबॉलिज्म को क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है। ठीक, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ठीक, क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। इसके अलावा वेरिएशंस। बेटा क्रोमेटीन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटीन होते हैं, सुनना बात ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसी में चेंजेस होने के वजह से हमारे बॉडी में क्या दिखते हैं? वेरिएशंस दिखते हैं। तो वेरिएशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? न्यूक्लियस होती है। क्लियर है बेटा? बोलिए हाँ या ना। चलिए, आज हमारी क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होऊंगा। ठीक, फिर भी अगर कोई इशू रहेगा तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ओके बेटा? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।